यह कांग का अपनी जाति के लोगों से पहली बार मिलना था, लेकिन उन्हें गुलामों की तरह व्यवहार मिल रहा था। छोटी सी गलती के लिए भी उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। कांग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। छोटे बंदर के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसने हाथ बढ़ाकर कैदी की मदद की। इस कार्य ने सुपरवाइजर का गुस्सा भड़का दिया। सुपरवाइजर की कुटिल मुस्कान देखकर कांग ने उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। हंगामा सुनकर स्कार किंग धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और कूदकर नीचे आया। स्कार किंग के आगमन पर गुलामों ने सिर झुकाकर उसकी पूजा की। वह कांग के पास आया और उसके मुंह में लगे टाइटेनियम मिश्र धातु के इस्पात के दांत निकाल दिए। फिर स्कार किंग ने अपनी नजर छोटे बंदर की ओर मोड़ी। अचानक एक बूढ़ा बंदर छोटे बंदर के सामने खड़ा हो गया। स्कार किंग ने बिना कोई दया दिखाए बूढ़े बंदर को लावा में लात मारकर गिरा दिया। छोटा बंदर दिल दहलाने वाली चीख के साथ आकाश की ओर देखने लगा। कांग ने गुस्से में स्कार किंग की ओर दहाड़ मारी। स्कार किंग ने अपनी हड्डी के चाबुक को घुमाकर बंदरों के समूह को तितर बितर कर दिया। कांग ने अपनी युद्ध की कुल्हाड़ी उठाई। राक्षसों के बीच एक युद्ध शुरू होने वाला था। स्कार किंग ने अपनी हड्डी का चाबुक कांग की ओर फेंका। कांग ने उसे चकमा देकर जमीन पर गिर गया। स्कार किंग ने फिर से हमला किया तो कांग ने खाली हाथों से चाबुक पकड़ लिया, लेकिन स्कार किंग ने जोर से खींचा, जिससे चाबुक ने कांग के हाथ की हथेली को काट दिया। यह कांग के लिए आखिरी हद थी। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और स्कार किंग को जमीन पर पटक दिया। स्कार किंग, जो आकार और ताकत में अजेय था, समझ गया कि वह कांग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसने माइंड स्टोन निकाला। पत्थर चमकने लगा और कांग के पीछे लावा रुक गया, जिससे एक विशाल पत्थर उभर आया। छाया से ठंडी चमकती आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। फिर वह राक्षसी प्राणी जिसने कभी पृथ्वी को बर्फ युग में डुबो दिया था, अंततः प्रकट हुआ। स्कार किंग ने माइंड स्टोन को कांग की ओर निर्देशित किया। बर्फ का राक्षस ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन पत्थर के नियंत्रण में दर्द से तड़पने लगा। अनिच्छा से उसने कांग पर ठंडी सांस का हमला छोड़ा। कांग ने अपनी युद्ध की कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ जम गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। जब बर्फ का राक्षस फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ तो छोटे बंदर के मार्गदर्शन में कांग जल्दी से एक गुप्त रास्ते में प्रवेश कर गया। इस बीच स्कार किंग ने युद्ध की कुल्हाड़ी अपने कब्जे में कर ली। घायल भुजा को खींचते हुए कांग जंगल के माध्यम से भागा। पीछा करने वाले दुश्मनों को धीमा करने के लिए जाल बिछाता रहा, लेकिन एक हाथ खोने के कारण वह जल्द ही गिर गया। बंदर कबीले का नेता और उसके अनुयायी मदद के लिए आगे आए। अचानक ऊपर से एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ आया, जिसने सभी बंदरों को कुचल दिया। पता चला कि छोटा बंदर चुपके से कांग की मदद कर रहा था। जिया के साथ टेलीपैथिक संबंध के माध्यम से कांग ने जल्दी से ईदी कबीले का बस्ती ढूंढ ली, लेकिन बाकी बंदरों ने उसका पीछा करते हुए ईदी कबीले की लोकेशन का पता लगा लिया। कांग को गंभीर रूप से घायल देखकर जिया और एरन बहुत दुखी हुए, लेकिन युवराज ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि कांग के लिए तैयार किया गया गुप्त हथियार तैयार था। गॉडजिला और कांग के पिछले युद्ध के बाद सम्राट संगठन ने समझ लिया था कि कांग और विशाल राक्षसों के बीच अभी भी ताकत का अंतर था। नष्ट हुए एपेक्स कॉर्पोरेशन की तकनीक का उपयोग करके उन्होंने कांग के लिए एक यांत्रिक गंटलेट डिजाइन किया था, जो नष्ट हुए आउटपोस्ट में था। गंटलेट में सेल पुनर्जनन सीरम के इंजेक्शन के माध्यम से नए उपकरण से सुसज्जित कांग अंततः फिर से युद्ध के उत्साह से भर उठा।